ओके, गुड इवनिंग कॉन्सेप्ट आर्मी, कैसे हो आप सब लोग हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गया हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था और ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हमने पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस में साथ ही साथ पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के बारे में बात की थी कि कैसे आपका जो है ड्रग मॉलिक्यूल इनगल्फ हो जाता है और इनगल्फ होने के बाद फिर वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपके आगे फर्दर प्रोसीजर्स में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 आपके लिए केटर करने वाला है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपने शक्ल के ऊपर ही मैंने लिख दिया है, बताओ कैसा लग रहा है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा ने हमारे फार्माकोलॉजी के 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। समवेयर अराउंड 24 से 25 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के होंगे और यहां पर हमारी फार्माकोलॉजी पूरी लाइन वाइज चल रही है। अब मैं एक चीज और करने वाला हूं कि इसी के साथ साथ ना मैं फार्माकोग्नोसी के लेक्चर्स भी धीरे धीरे लाना स्टार्ट करूंगा और फिर फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी साथ में चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? दोनों बेसिकली दोनों लेक्चर्स साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट में सेपरेट बना दूंगा और फार्माकोग्नोसी भी आपकी पूरी पड़ी हुई रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। मेरे पास एक्सपीरियंस है मोर देन 1 ईयर का। आई हैव worked as lecturer in Charak Institute of Pharmacy and currently I am working as an editor in a publication house. Apart from that, don't forget this logo, Concepto Pharma. Concepto Pharma is the one-stop solution for every pharma students जो कि पढ़ना चाहता है either in detail, either in one shot और either PYQ पढ़ना चाहता है। एग्जाम से एक दिन पहले भी आते हो तो भी हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट वो मिलेंगे आपको एग्जाम से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एचएपी की प्लेलिस्ट डाल रखी है। कोलॉजी की हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, कोग्नोसी में लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो हमारी वार्तालाप सीरीज वार्तालाप सुमित के साथ आपके लिए 2 एपिसोड्स आ चुके हैं और तीसरा एपिसोड आपका 22 मार्च को रिलीज हो रहा है। कब रिलीज हो रहा है? 22 मार्च को आपका तीसरा एपिसोड रिलीज हो रहा है। और जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं ही इज फ्रॉम नाइपर। जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं नाइपर से। द गेस्ट इज फ्रॉम नाइपर रायबरेली या एल्यूमनाई ऑफ नाइपर रायबरेली। 22 मार्च को हम एपिसोड 3 रिलीज कर रहे हैं। 22 मार्च एपिसोड 03। ठीक है, और जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं ही इज फ्रॉम नाइपर रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का एक्स एल्यूमिनाई है बंदा, जो कि आ रहा है हमारे एपिसोड नंबर 3 के पॉडकास्ट में और वो आपको बताएंगे हाउ टू मैनेज स्टडीज, हाउ टू मैनेज योर लिंक्डइन अकाउंट्स, हाउ टू अप्रोच कंपनीज टू गेट यू रिक्रूटेड एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, कैसे आपको जॉब गेन करनी है, लिंक्डइन कैसे सुधारना है, वो सारी चीजें। और ही ऑल्सो वर्कड एज अ फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। सो बहुत सारी चीजें आपको हम जो है डिवोट करने वाले हैं, आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के चैनल पे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा चैनल के लोगों के बारे में मत भूलना, जहां पर भी यूट्यूब पे आपको दिखे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक का बटन दबा देना। कोई सजेशन मिलता है दैट हाउ वी कैन इंप्रूव, जस्ट लेट अस नो बाय राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थ्रू आउट द लेक्चर्स स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको इंस्टाग्राम पे आना है, Mr_Somanchi_2003 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाना है और इस पर जाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लगाना है और साथ ही साथ मेंशन भी करना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मेंशन बैक आपको करने वाला हूं। कोई भी अगर आपको सिस्टम रिलेटेड या सिलेबस रिलेटेड क्वेरी होती है आप मेरे को मेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो conceptofpharma21@gmail.com और आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ देखा था ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था
थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन एडीएमई के बारे में भी जाना था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ फिर हमारे आने वाले लेक्चर्स ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 22 मार्च को हमारी एपिसोड 3 आ रही है। ठीक है, देखना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे हम रिलीज करेंगे अपना एपिसोड। संडे शाम 7 बजे क्लास होती है और 22 विल बी द डेट। कभी भी पॉडकास्ट हम रिलीज करेंगे, हम 22 तारीख को ही रिलीज करेंगे शाम को 7 बजे, नो मैटर व्हाट द मंथ इज गोइंग ऑन। ठीक है, ओके, डन 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 डन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग डालो सब लोग एब्जॉर्प्शन की। हेडिंग डालो सब लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हाउ डू ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? हाउ डू ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? हाउ डू ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी? ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं और इसका काम खत्म करते हैं। ठीक है, डन। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो सबसे पहले हमने बात किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, अच्छा अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स लिखोगे क्योंकि आप स्टूडेंट हो और मैं आपको बस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे लिए चल जाएगा, बट एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे तो वो इंपैक्ट अच्छा नहीं जाता है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब हो गई है, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, इसको इसी तरीके से लिखना। फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था हमारा? एब्जॉर्प्शन था। और बाकी के नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या आता है बच्चा? मेटाबॉलिज्म के बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, ये आता है हमारा। ठीक है, ज्यादा ठीक है नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत सुन लो यार, मेरी थोड़ी सी आदत है एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू कंट्रोल इट दैट कि मैं ज्यादा ये जो है रिपीटेटिव वर्ड्स ठीक है का यूज ना करूं। But if there is a problem, you just need to cater it. Okay, you just need to handle. And if you are getting inconvenience for that, मैं apologetic हूँ बहुत ज्यादा, बट क्या करें दोस्तों, हैबिट है तो हैबिट है। ठीक है, ओके, आ जाओ, आप वापस आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना किस चीज के बारे में? एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ड्रग आपने इनटेक की, ड्रग आपकी इनटेक की आपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आपने इनटेक करी, एडमिनिस्टर करी, उसके बाद फिर वो स्टमक में पहुंची। अगर वो ओरल रूट से गई है तो स्टमक में पहुंची, वहां पर डिसइंटीग्रेट हुई। डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर वहां पर वो ड्रग जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंची और वहां पर आपका एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर ड्रग फ्री थी तो एक्शन दिखा दिया, अगर बाइंड हो रही थी तो बाइंड जब हो गई तब उसने एक्शन शो किया। ठीक है, अब वो चाहे आपने ओरल एंटरल रूट से लिया हो चाहे पैरेंटरल रूट से लिया हो, ये तो हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करते हैं केवल एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एंड लेट अस सपोज दैट कि ये एक ड्रग है। ठीक है, क्या है? ये एक ड्रग है। ठीक है, दिस इज अ ड्रग। अब ये ड्रग क्या होगी? इट कैन बी एंटेरल, it can be enteral, it can be parenteral, it can be enteral, it can be parenteral। parenteral का मतलब अदर देन इंटेस्टाइन और एंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, इंटेस्टाइन के साथ मतलब जो आप ओरल एडमिनिस्टर कर रहे हो या माउथ के थ्रू ले रहे हो, सबलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ओरल रूट से। ठीक है, वो सारी चीजें आप जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के साथ होती है वो आपके एंटेरल में आएगी, और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती है वो होती है पैरेंटरल ड्रग्स।
ठीक है, या पेरेंटल ड्रग्स नहीं, पेरेंटल रूट बेसिकली, ठीक है, कि वैसा रूट जो इंटेस्टाइन के अदर हो, जैसे कि आईएम हो गया, इंट्रामस्कुलर की इंजेक्शन आप जो है ग्लूटियस मसल पे लगा देते हो, इंट्रावेनस हो गया आप अपनी वेन्स में इंजेक्शन को लगा देते हो, या आईवी इन्फ्यूजन किट आप वेन्स में लगा देते हो, सबक्यूटेनियस इंसुलिन के इंजेक्शंस आप जो है लगा देते हो, ठीक है, वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, वो डायरेक्ट वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता, वो डायरेक्ट आपके साइट ऑफ एक्शन पे जाता है। तो अब हम लोगों ने बाईपास का यूज किया, पेरेंटल मोड का बाईपास का यूज किया, तो बाईपास से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी और जो टाइम ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और टाइम ऑफ एक्शन वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो मैं बाय मिस्टेक थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने बोला टाइम ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ एक्शन एक्चुअली में कम हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चा यहां पर कि जो टाइम ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा तो वहां पर यहां पर ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ में, जिसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम लोग बात कर ले कि एब्जॉर्प्शन की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हाँ हम लोग एंटरल की बात करें तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया एंटरल के बारे में या पेरेंटल के बारे में, तो एंटरल तो आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन हो गया। अब इंटेस्टाइन वाला पोर्शन के साथ साथ क्या होता है कि अगर एंटरल है तो बॉस इंटेस्टाइन के थ्रू होगा, पेरेंटल है तो डायरेक्टली होगा, ब्लड स्ट्रीम में आपका सीधे सीधे चला जाएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये ड्रग थी, ठीक है, अब ये हम लोगों ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इसको एडमिनिस्टर कर दिया है, फिर ये क्या होगी, ये यहां पर आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन में कैसे पहुंचेगी, अगर मान लो एंटरल है तो एंटरल भाई डिसोल्यूट हुई, डिसइंटीग्रेट हुई, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद आपका जैसे कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब ड्रग टूट रही है ना, टूट रही है बहुत। देखो हमने दवा खाई, दवा कुछ जैसे कि मान लो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती है, वो पानी के कांटेक्ट में आती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। कुछ आप मुंह में रखोगे तो वहीं पे डिस्पर्स होने लगेगी, कुछ स्टमक में जाकर के HCl के कांटेक्ट में आने के बाद डिसइंटीग्रेट होती है, फिर वो सॉल्युबलाइज होगी, सॉल्युबलाइज होने के बाद फिर वो आगे जाएगी, मेटाबोलाइज करेगी, मेटाबोलाइज करने के बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी, अगर इंटरनल रूट से दी हुई है तो। अगर पेरेंटल रूट से तो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आ गई, ठीक है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी तब फिर वो जाकर के आगे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। इसके बाद वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज द पॉइंट कि ड्रग चाहे आपने जैसे भी दिया हो, बट वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगी, ठीक है, ओके। और यहीं पर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया यहीं पर आपका एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन हो जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली कि ड्रग कितना एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड सर्कुलेशन में। अब देखो आपने ड्रग इनटेक की, ड्रग स्टमक में पहुंची, अब एग्जैक्ट अगर मान लो 500 मिलीग्राम है तो वो 500 मिलीग्राम ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचेगी, ठीक है बॉस। जब वो डिसइंटीग्रेट हो रही है तब उसने कुछ मान लो कुछ मिलीग्राम्स वहां पर लूज कर दिया, डिसोल्यूट हो रही है वहां पर लूज कर दिया, मेटाबोलाइज हो रही तो वहां पर कुछ वेस्ट मटेरियल निकल गया। तो जो लास्ट में आपका पहुंचता है ना एब्जॉर्प्शन ब्लड सर्कुलेशन में, वहां पर आपका एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब लोग बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किस चीज को, आपके एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। कौन कौन से सेवरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन को, जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। ये इस तरीके से, ओके ठीक। अच्छा ये सारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कैसी है, ड्रग का स्टेट कैसा है, वो सारी चीजें, कि फॉर्मुलेशन कैसा है, पार्टिकल साइज कितना बड़ा, कितने बड़े पार्टिकल साइज की ड्रग है, वो सारी चीजें होती हैं। तो हम एक एक करके उन सारी चीजों को लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैंने लिखा है इसको पहले अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो चीजों को समझने की वो है ना, समझ
चीजों को समझने की जो समझ है वो डेवलप कर जाए। ठीक है, उससे पहले इसको लिख लो। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं 2 मिनट के लिए। ओके, चले, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग या न्यूमेरस फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। न्यूमेरस फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। न्यूमेरस फैक्टर्स अफेक्टिंग absorption. Numerous factors affecting absorption. Several लिख सकते थे, different लिख सकते थे, various लिख सकते थे, है ना। हमने numerous लिख दिया यार, क्या दिक्कत होती है यार, देख लो ना, देख लो, तुम समझ लो अपने हिसाब से कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं ना फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्मास्यूटिकल्स में क्या क्या चीजों मैंडेट करती हैं। तो हम लोग पहले हेडिंग डाल लेंगे फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल, अब हम लोग जब फार्मास्यूटिकल की बात कर लेंगे तो फार्मास्यूटिकल में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आएगा आपका डिसइंटीग्रेशन या फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्मुलेशन कैसा है, फॉर्मुलेशन कैसा है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसी में डिसइंटीग्रेशन, इसी में डिसइंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मुलेशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब इसके बाद आता है आपका डिसोल्यूशन। क्या आता है बच्चा, इसी में आता है डिसोल्यूशन। ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसमें कितनी डिसोल्यूट हो रही है, कितनी डिसोल्यूट नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आपका इसमें आ जाता है। फॉर्मुलेशन की बात हो गई, डिसइंटीग्रेशन की बात हो गई, डिसोल्यूशन की बात हो गई। और फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना, पार्टिकल साइज इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल या मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग का पार्टिकल साइज भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बता रहा हूं कि स्मॉल पार्टिकल साइज आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम आएगी या डिफिकल्टी आएगी। और अगर आप ये सोचो कि बॉडी का मैकेनिज्म उसको ब्रेक डाउन कर ले, तो ब्रेक डाउन करने में भी तो एनर्जी जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये चीजें इफेक्ट करेंगी एब्जॉर्प्शन को। किस चीज को इफेक्ट करेंगी, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगी। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, फॉर्मुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, और अगला आता है आपका पार्टिकल साइज। अगला आता है आपका पार्टिकल साइज। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, ओके। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल में फॉर्मुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, पार्टिकल साइज की बात हो गई। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे कि आयोनाइजेशन हो गया। ठीक है, अब आयोनाइजेशन हो गया। अब अगर आपको एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए तो ड्रग शुड बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अगर आपको आयोनाइजेशन ज्यादा चाहिए सो ड्रग शुड बी इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अगर ड्रग होगी तो एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ओके, ठीक है। आयोनाइजेशन हो गई। फिर हम लोग का कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, फिर हम लोग पीएच पर भी डिपेंड करता है। कि बॉस एक बात बताओ कि अगर बेसिक ड्रग है ना, मतलब ड्रग बेसिक मीडियम में अगर एब्जॉर्ब हो सकती है तो वो एसिडिक मीडियम में नहीं करेगी, है ना। बॉस एक बात बताओ, जैसे बेसिक ड्रग है, मान लो कोई जो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है तो वो इंटेस्टाइन में या एल्कलाइन मीडियम में जाकर के ही तो एब्जॉर्ब होगी। वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी वहां पे।
वो क्योंकि स्टोमक में एसिडिक मीडियम है, हमारा जो पेट है, पेट में HCl होता है, HCl का जो pH होता है वो 1 के आसपास होता है, तो वहां पर तो ड्रग कतई जो है वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होगी। वो जैसे ही स्टोमक बाईपास करके इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, आपकी आंतों में पहुंचेगी, वहां पर जाकर के आपका एब्जॉर्प्शन होगा। वैसे ही अगर एसिडिक ड्रग है तो वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो स्टोमक में एब्जॉर्ब कर जाएगी। सो pH is gonna play the major factor in affecting rate of absorption। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद फिर लिपोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं। लिपोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं। दैट लिपोफिलिसिटी विल ऑल्सो गोना अफेक्ट, क्या लिपोफिलिसिटी क्या चीज अफेक्ट करती है? लिपोफिलिसिटी यही चीज अफेक्ट करती है बच्चा कि एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा। जितनी ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगी उतना ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जितनी ज्यादा आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो बात को? अब अगर हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, अब अगर हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? अब अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं यहां पर आयोनाइजेशन पढ़ा रहा था, कि आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को हम लोग बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, कि बॉस जितना ज्यादा आपकी आयोनाइजेशन होगी उतना कम ही आपका एब्जॉर्प्शन होगा। सो इसका मतलब यह होता है कि फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, for better absorption drug should be क्या होना चाहिए? for better absorption drug should be in unionized form, drug should be in unionized form। ठीक है, ड्रग को जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना होगा। इस चीज को समझ लेगा जो इंसान, वो उतना ही आगे उसको एब्जॉर्प्शन समझने में आसानी होगी। अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लो टेबल पे पानी गिर गया। ठीक है, अब टेबल पे पानी गिर गया, अब मान लो मेरे पास दो चीजें हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है मेरे पास? मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो टेबल पे पानी गिर गया, अब मेरे पास दो कपड़ा है। ठीक है, एक ये नीला वाला कपड़ा है और एक ये ब्लैक वाला कपड़ा है। ठीक है, तो किस चीज से हम उसको, जहां पर पानी गिरा है उसको हम लोग, जो स्पिल्ड वाटर है उसको हम लोग किस कपड़े से या कितने बड़े साइज के कपड़े से, मान लो एक कपड़े का साइज है इतना बड़ा और एक कपड़े का साइज है इतना बड़ा, किस कपड़े के साइज से हम लोग पानी को साफ करेंगे तो जल्दी साफ होगा? कोई भी बच्चा होगा तो वो कहेगा सर इस बड़े वाले से करेंगे तो ज्यादा साफ होगा। तो इससे हम, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया। बच्चों, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही कहता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा ड्रग एब्जॉर्ब करेगी, या उतना ज्यादा ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो बात को? इसको यहां पर लिख लो, इसको यहां पर लिख लो। ठीक है, कि नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सारे होते ही आ रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। मतलब ये आई थिंक इससे रिलेटेड था थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मोर सरफेस एरिया लीड्स टू मोर एब्जॉर्प्शन, more surface area leads to more absorption। ठीक है,
लीड्स टू मोर एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं है, इसको ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है। ठीक है, इसको आप लोग लिखो। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 हो रहा है। ठीक है, 11:30, 12:30 और 1:30। ठीक है, ओके ओके ओके। देखते हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ओके, चलें आगे चलें। चलो, सरफेस एरिया वाली बात बता दी मैंने, एब्जॉर्प्शन वाली बता दी, आयोनाइजेशन बता दिया, पीएच बता दिया, लिपोफिलिसिटी। कुछ बचा है क्या फैक्टर्स में? फैक्टर्स में कुछ बचा है क्या? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। है, अभी तो बचा है चीजें। ठीक है, ओके। अब एक नई चीज आती है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या कहता है? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ये कहता है कि आपका, मैं कैसे बताऊं आपको, ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई ड्रग है। ठीक है, मान लो कोई ड्रग है, अब वो लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, अब लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। अब आपने खाना खाया, ठीक है, अब खाना खाया तो खाना खाने के तुरंत बाद जब स्टमक में आपका फूड है और फूड पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं है तो आपकी ड्रग एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी, बिकॉज आपके स्टमक में स्पेस नहीं है। आपके स्टमक में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिलेगा, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या उसमें जो है ना थोड़ा सा अफेक्ट कर जाएगी चीजें। बट वही चीज खाना खाने के आप 1 घंटे बाद दवाई लेते हो तो वो एब्जॉर्प्शन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझ रहे हो बात को? वो चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को जितना ऑप्टिमम रखेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, फिर वो हाइड्रोफिलिक ड्रग हो चाहे लिपोफिलिक ड्रग हो, तो उससे क्या होगा, हमारा बेटर एब्जॉर्प्शन बाहर निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? बेटर एब्जॉर्प्शन निकल करके आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चले, डन। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक, अब हम लोग प्रेजेंस ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। ठीक है, फूड की प्रेजेंस कितनी जरूरी है, इसको हम लोग लिख लेंगे। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम शुड बी ऑप्टिमम as per required for better absorption, as required for better absorption। समझ रहे हो बात को? as required for better absorption। ठीक है, ओके। अब एक चीज और है, अब ऐसे किसी ऑर्गन में, ठीक है, जो एडीएमई ऑर्गन है, डिजीज रिलेटेड टू एडीएमई ऑर्गन। अब एडीएमई ऑर्गन क्या होता है? डिजीज रिलेटेड टू एडीएमई ऑर्गन। ठीक है, एक चीज और आ गई यहां पे, मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, डिजीज रिलेटेड टू एडीएमई ऑर्गन। एडीएमई ऑर्गन क्या होते हैं? वहां पर जहां पर या तो एब्जॉर्प्शन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन, या तो मेटाबॉलिज्म, या तो एक्सक्रीशन हो रहा है। तो एडीएमई ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारा लिवर ही हो गया, फिर हमारी किडनी ही हो गई। मैंने अभी पिछली क्लास में बताया है आपको, लिवर हो गई, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, उसके बाद स्किन हो गई। यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ आपका ब्रेन भी हो गया, ब्रेन हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है। ये वो सारी जगह हैं जहां पर आपका एडीएमई ऑर्गन, अगर मान लो आपने ड्रग दवाई खाई है और आप में से आपके बॉडी में से इन सारी चीजों में से कुछ खराब है, जैसे लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर की डिजीज है, या लंग्स की डिजीज है, तो स्किन की डिजीज है, या तो किडनी की डिजीज है, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डिजीज है, तो वो क्या करेगा ना, वो एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर देगा, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देगा, उस पर कुछ ना कुछ असर डालेगा। अब वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा भी सकता है और एब्जॉर्प्शन घटा भी सकता है। बट अगर आप ये चाहते हो कि ड्रग अपनी ऑप्टिमम लेवल पर काम करे, अपने जिस तरीके का रिक्वायरमेंट आपको है उस पर्टिकुलर ड्रग से, उस पर्टिकुलर दवाई से, तो वो तभी होगा जब वो ऑप्टिमम लेवल पर एब्जॉर्प्शन, ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी प्रॉब्लमैटिक होता है और ऑप्टिमम लेवल से कम एब्जॉर्प्शन भी प्रॉब्लमैटिक होता है। तो ऐसे जो ऑर्गन्स जो एडीएमई में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, अगर उसमें डिजीज है या उसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके मान लो प्लूरल कैविटी हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके हेपेटोटॉक्सिसिटी आपके लिवर में प्रॉब्लम है, बहुत अल्कोहलिक बंदा कोई है उसके लिवर में प्रॉब्लम है, कोई बंदा जिसको लंग में प्रॉब्लम है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम स्किन में प्रॉब्लम है, पैरासिटिक इंफेक्शन हो गया, फंगल इंफेक्शन हो गया, स्किन में इश्यूज आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गई है, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी किस चीज को, आपके एब्जॉर्प्शन को। किस चीज को अफेक्ट करेंगी, आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगी। समझ गए? ओके, तो ये था हमारा टॉपिक जो कि बताता है ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चा? आगे हम लोग चलेंगे और बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसको लिख लिया? लिखने के बाद मेरे को प्लीज डू राइट इन अ लाइव चैट, ठीक है, ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। ठीक है, बहुत ज्यादा बुलवाते हो तुम लोग मुझसे, है ना, बहुत ही ज्यादा बुलवा लेते हो। चलो चलो चलो, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ओके, ये नहीं कर पाएंगे, बेटर कि नहीं। ओके, हो गया। चलो हम लोग इरेज करते हैं, इरेज क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बात कर लेते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, सब लोग अब नेक्स्ट पेज पर चलो और मेरे साथ ड्रग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लिखो मेरे साथ। अब जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो ना बॉस, देखो सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर आपकी कोई ड्रग है, ठीक है, अगर आपकी कोई ड्रग है, और ड्रग है या मेडिसिन है या कुछ भी कह सकते हो, तो वो क्या करेगी ना, वो ये करेगी आपका, जो सीधी सी बात इतनी सी मैं कह रहा हूं कि ड्रग है, कोई मेडिसिन है, उसको सबसे पहले आप एडमिनिस्टर करते हो। एडमिनिस्टर करने के बाद वो स्टोमक में पहुंचती है, वहां पर डिसइंटीग्रेट होती है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद एब्जॉर्ब होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वही डिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझना है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर दैट प्लीज गिव मी 2 minutes, प्लीज गिव मी 2 minutes। चले आगे चलें।
हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ड्रग सबसे पहले क्या होती है, ड्रग सबसे पहले एडमिनिस्टर होती है। एडमिनिस्टर हो गई। एडमिनिस्टर होने के बाद फिर क्या होता है, ड्रग सबसे पहले हम लोगों ने इनटेक कर ली, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हमने कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फिर क्या होता है, फिर ड्रग डिसइंटीग्रेट होती है। फिर ड्रग डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक्चुअली में होता यह है कि वहां पर बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, चले। ठीक है, ड्रग टैबलेट की बात कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, डिसइंटीग्रेशन की बात कर ली, एब्जॉर्प्शन की बात कर ली और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले समझना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इतना सा ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या, डिस्ट्रीब्यूशन माने होता यह है कि ब्लड स्ट्रीम में, ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई है, अब ब्लड स्ट्रीम में टारगेट टिश्यू तक कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंच रही है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द रिवर्सिबल मूवमेंट, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। द रिवर्सिबल मूवमेंट, द रिवर्सिबल मूवमेंट of drug, the reversible movement of drug from blood stream, from blood stream, क्या लिखा है मैंने, द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज और ऑर्गन, ठीक है, टू specific organ, to specific organ or tissues, to specific organ or tissues like brain, lungs, etc. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यूज लाइक ब्रेन, और लंग्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन, is called as, after absorption is called as क्या बोला जाता है उसको, बताओ, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड एज आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की परफेक्ट डेफिनेशन, कि एक ऐसा रिवर्सिबल मूवमेंट जो कि रिवर्स हो सकता है ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यूज, ब्रैकेट में ब्रेन, लंग्स, आफ्टर एब्जॉर्प्शन is called as distribution, is called as distribution. Are you getting my point or not?
इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो। ओके, ये ओके, चलो आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग factors affecting drug distribution, factors affecting drug distribution। कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? बताना जरा मेरे को, तुम लोग को जो पता होंगे मेरे को बताना, एंड तब फिर मैं आपको फाइनली बताता हूं। चले, ओके, अच्छा, देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वो स्पेसिफिक किसी चीज के लिए बेनिफिशियल है, किसी चीज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। परमिएबिलिटी, लिपोफिलिसिटी, डिसोल्यूशन टाइम, ये सारी चीजें आपका, या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, स्टार्ट करते हैं एक एक फैक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक फैक्टर के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि पहला फैक्टर है हमारा ब्लड फ्लो की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ब्लड फ्लो की ही बात कर लेते हैं। इसमें हमने ऑरेंज नहीं यूज किया ना, लेट अस यूज ऑरेंज। ब्लड फ्लो, ठीक, ये ग्रेटर है अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और अगर ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। दोनों केसेस में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से ऑर्गन्स को टारगेट करेगा। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ब्रेन, लिवर और किडनी में इसका इफेक्ट या इसका इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। किसमें किसमें? ब्रेन, कॉमा लिवर और किडनी में, ठीक। और सीधी सी बात इतनी सी कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको कम करने की बात कर लेते हैं तो मसल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, इन सारी चीजों में, या स्केलेटल मसल की बात कर लेते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है या इसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। स्केलेटल मसल, कॉमा एडिपोज टिश्यू, कॉमा एडिपोज टिश्यू, समझ गए? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं थियोपेंटल सोडियम को। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग इसमें से देख लेते हैं एडिपोज थियोपेंटल सोडियम, थियोपेंटल सोडियम, ठीक है। ये एक एनास्थेटिक है, ठीक है। अब वो क्या करता है ना, वो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीधे ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां पर न्यूरोनल सेंसेस को एब्सेंस कर देता है, उसकी एब्सेंट कर देता है। वो बेसिकली सेंसेस उतनी देर के लिए नहीं होते और इस तरीके से वो अपना एनास्थेटिक एक्शन दिखाता है, ठीक है। ये एक पहला फैक्टर हो गया। अगर हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो दूसरा फैक्टर होता है एक आपका परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग। परमिएबिलिटी कि ड्रग कितनी आपकी परमिएबल है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है केमिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, डिपेंड्स ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर,
डिपेंड्स ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप कि नहीं समझ रहे हो? ओके, ठीक है। ओके, ओके, ये बात हो गई आपकी परमिएबिलिटी की। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसको आप लोग लिखना स्टार्ट करो। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्लाज्मा क्या है ना, प्लाज्मा बॉडी में अगर हम लोग बात कर लेना तो बॉडी में दो होते हैं। बॉडी के जो, अगर मतलब इसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को समझेंगे, पहले यहां पे दो चीज समझो। जो ब्लड होता है ना हमारा, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है? पहला होता है हमारा प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, वो होता है हमारा 55%, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 45%। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है वो 45% होता है। तो क्या यहां पर ये कहना सही होगा कि प्लाज्मा हमारी बॉडी के में या हमारे ब्लड कॉम्पोजिशन में एज अ रिजर्वॉयर एक्ट करता है? तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि दैट प्लाज्मा एक्ट एज रिजर्वॉयर फॉर ब्लड, एक्ट एज रिजर्वॉयर फॉर ब्लड। ठीक है। अब वहां पर सेवरल नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर सेवरल नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि मान लो ये यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो ये ड्रग थी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब ड्रग की बाइंडिंग हम लोग प्रोटीन से करा देते हैं। अब जैसे मान लो ड्रग थी, अब ड्रग जो है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन से जाकर के बाइंड कर गई और एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा दिया। ये साइन का मतलब समझते हो ना? ये साइन इंडिकेट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। किसको? रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाता है बच्चा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के साथ फिर क्या मिल करके बना लेगा? ये बना लेगा मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब मैक्रोमोलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। मैक्रोमोलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, समझ रहे हो? बट अब ये एक्चुअली में रिवर्सिबल भी है, तो ये तो मैक्रोमोलिक्यूल बन गया ना, जब यहां पर ड्रग के साथ प्रोटीन बाइंडिंग की, प्रोटीन के साथ बाइंड किया। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि एसिडिक ड्रग है वो प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, इसमें होता ये है कि जैसे जो एसिडिक ड्रग है ना, एसिडिक ड्रग bind with protein like acidic drug bind with protein like albumin acidic drug bind with protein like albumin। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बेसिक ड्रग की बात करते हैं, तो बेसिक ड्रग की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो बेसिक ड्रग बाइंड विद कौन से प्रोटीन से बाइंड होगी? बेसिक ड्रग वाली जो बेसिक ड्रग जो है वो बाइंड विद प्रोटीन कॉल्ड एज कौन सी प्रोटीन से बाइंड करेगी? ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बाइंड करेगी समवेयर अराउंड
अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बाइंड करेगी? ये बाइंड करेगी अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर लेगी और मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी। और मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी तो उससे क्या होगा? उससे अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसी कुछ ड्रग्स का एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हाईली प्रोटीन बाइंडेड होती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में लिख लो, एग्जांपल्स में लिख लो बच्चा, कौन कौन सी हैं? हाईली प्रोटीन बाइंड या बाउंड ड्रग्स, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स, ये कौन कौन सी हैं हमारी? ये है हमारी टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड कौन सी कैटेगरी की है? टॉलब्यूटामाइड है हमारी कौन सी कैटेगरी की? ये हमारी सल्फोनिल यूरिया की कैटेगरी की ड्रग है और इसको डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं। मधुमेह के पेशेंट्स को टॉलब्यूटामाइड दी जाती है। इसको हम लोग सल्फोनिल यूरिया की कैटेगरी में रखते हैं। फेनिटोइन, ठीक है, फिर आती है हमारी फेनिटोइन, ये सीएनएस डिप्रेसेंट है, यह एंटी डिप्रेसेंट की तरह वर्क करती है। फिर बात करते हैं वॉरफेरिन। वॉरफेरिन जो होती है वो आपका 99% प्रोटीन बाइंडेड होती है और वॉरफेरिन एक एंटीकोगुलेंट भी है। वॉरफेरिन जो है आपकी एंटीकोगुलेंट भी है। ठीक है, वॉरफेरिन जो है वो आपकी एंटी कोगुलेंट भी है जो कि आपका कोएगुलेशन रोकती है। ठीक है, जो कि क्या करेगी आपका बच्चों? कोएगुलेशन रोकेगी। मतलब जैसे कि ब्लड कट गया, ब्लड यहां पे कट गया, अब यहां पर कटने के बाद ये होता है कि बॉस हमें यहां पर डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा? इस पर क्लॉट कर देगा। बट अगर एंटी कोएगुलेंट या वॉरफेरिन ली हुई है तो यहां पर क्लॉग नहीं होगा, कोएगुलेशन नहीं होगा, ब्लड कोएगुलेशन, जस्ट बिकॉज की वॉरफेरिन वहां पर एक्ट कर रही है। और वॉरफेरिन 99% प्रोटीन बाउंडेड ड्रग होती है। अगर हम लोग आगे बात कर ले तो आगे हमारी एक बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है जिसका नाम होता है डाइजीपाम। किसका नाम होता है? डाइजीपाम। ठीक है, जितनी भी पाम वाली ड्रग्स हैं, डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, ठीक है, क्या है, बिवामीजिपाम, जितनी भी पाम वाली ड्रग हैं वो सारी आपकी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में ही आएंगी। और ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। अब ये खत्म हो गया, ओके ठीक है यार, साइड में लिख लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ओके, ये लास्ट पेज ही था, मैंने एक्चुअली ज्यादा प्रेजेंटेशंस ऐड नहीं की थी, तो अब उसको छोड़ो तुम लोग। खैर, हाँ, यहां पर देखो लिपोफिलिसिटी। अब लिपोफिलिसिटी कैसे अफेक्ट करती है? हाउ लिपोफिलिसिटी अफेक्ट्स? जैसे ही लिपोफिलिसिटी किसी ड्रग की ज्यादा होगी, लिपोफिलिसिटी किसी ड्रग की ज्यादा होगी तो वो किस में रिजल्ट करेगा? तो वो किस में रिजल्ट करेगा? लिपोफिलिसिटी जैसे ही किसी ड्रग की ज्यादा होगी तो वो उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनहैंस्ड पेनिट्रेशन, enhanced penetration ability to cross blood brain barrier, to cross blood brain barrier। समझ गए? तो यही चीज होता है कि जितनी ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग उतना आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, और जितना आसानी से क्रॉस करेगी उसका रिजल्ट ये आएगा अल्टीमेटली कि वो उतनी आसानी से मेम्ब्रेन क्रॉस कर गई, और मेम्ब्रेन क्रॉस कर गई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर गई तो मतलब पहुंच गई ना जहां पर टारगेट ऑर्गन था या टिश्यू जो था। तो उससे क्या होगा? इनहैंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन,
इनहैंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चाहे इसको लिपोफिलिसिटी बोलो चाहे हाइड्रोफोबिसिटी बोलो, बात एक ही होती है ना। चाहे हम कान ऐसे पकड़े चाहे हम कान ऐसे पकड़े, हमने कान पकड़ा ही है, तो फिर वो सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, आई होप सो आपको आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के साथ आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी अपकमिंग क्लास में हम मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं और मेटाबॉलिज्म पढ़ने के साथ साथ ही हम लोग कल बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फेज 1 मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो या लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जाइएगा, Mr_Somanchi_2003 इज माय इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज डू शेयर इंस्टाग्राम स्टोरी, लेट मी मेंशन इट और मैं आपको मेंशन बैक दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू। थैंक यू गाइस।